वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया। द ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया लगभग सन 1640 से डचों का जावा और सुमात्रा पर कब्जा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने पूर्वी इंडीज के बाहरी द्वीपों पर विजय प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के दौरान डचों की मुख्य रुचि आर्थिक नियंत्रण में थी, न कि राजनीतिक नियंत्रण में। अधिकांश आबादी मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर थी। कई लोग यूरोपीय चीनी, तंबाकू, चाय और कॉफी के बागानों में काम करते थे। इन बागानों में भारी निवेश और तेल की खोज 1900 से संबंधित अन्य चिंताओं और परिणाम स्वरूप निर्यात और आयात में हुई वृद्धि ने इस क्षेत्र को डचों के लिए एक मूल्यवान उपनिवेश बना दिया। पूर्वी फिलीपींस में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका कारण यह था कि डच लोग पश्चिमी शिक्षा शुरू करने में धीमे थे। फिलीपींस में यूरेशियाई लोगों ने खुद को मूल निवासियों के उद्देश्य से जोड़ा और राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बन गए। इसके विपरीत डच लोग काफी हद तक नस्लीय पूर्वाग्रह से मुक्त थे। उन्होंने मूल निवासियों के साथ विवाह किया और यूरेशियाई लोगों को अपने समाज में स्वीकार कर लिया। यूरेशियाई लोग अपने हितों को डच लोगों के हितों के समान ही मानते थे। पूर्वी इंडीज में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1908 में देखने को मिली, जब पहली स्थानीय राजनीतिक संस्था बोएदी ओटोमो उच्च प्रयास का गठन हुआ। इस संस्था की स्थापना प्रथम डच मेडिकल स्कूल के छात्रों ने अपने वरिष्ठ वहीदीन सुदी रोहुसोदो के कहने पर की थी। उनका विचार था कि देश की शैक्षिक उन्नति के लिए स्थानीय बुद्धिजीवियों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यह संस्था मुख्य रूप से जावा के सरकारी कर्मचारियों और छात्रों से मिलकर बनी एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में विकसित हुई। बोएदी ओटोमो जल्द ही निष्क्रिय हो गई और एक अधिक लोकप्रिय राजनीतिक संस्था सारेकत इस्लाम मुस्लिम संघ का उदय हुआ। सारेकत इस्लाम का गठन मुख्य रूप से चीनियों की आर्थिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक समाजवादी और राष्ट्रवादी संगठन बन गया। 1916 में इसने स्वशासन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 2 वर्षों के भीतर इसकी सदस्यता 3,50,000 से बढ़कर 25 लाख हो गई। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर सारेकत इस्लाम के भीतर मौजूद कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जब वे इसमें असफल रहे तो उन्होंने संगठन छोड़ दिया और 1919 में इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। पार्टी पॉलिटिक्स। 1903 में विकेंद्रीकरण कानून पारित होने के साथ ही स्थानीय सरकारों को शक्तियां सौंपने के प्रयास शुरू हो चुके थे। अगले वर्ष प्रांतीय परिषदों की स्थापना की गई, लेकिन इंडोनेशियाई लोगों ने सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाई। बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को देखते हुए डच सरकार ने जावा के बटाविया, जकार्ता में वेल्टेव्रेडेन में एक जन संसद वोल्क्सराइड 1918 की स्थापना की।
जो 1942 तक कार्यरत रही। 1920 के दशक में कम्युनिस्ट और सारेकत इस्लाम राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नेतृत्व की इस होड़ में कम्युनिस्ट सफल रहे। उन्होंने हड़तालें आयोजित की जो 1926 से 27 में पश्चिमी जावा और सुमात्रा में एक बड़े विद्रोह में परिणत हुई। इसे तुरंत कुचल दिया गया, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी को अस्थायी रूप से झटका लगा। इसी समय सुकार्नो नामक एक युवा इंजीनियर ने इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया। देश की इस तीसरी पार्टी को पश्चिमीकृत धर्मनिरपेक्ष मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त था, लेकिन 1931 में पुलिस ने इस पार्टी के मुख्यालय पर छापा मारा। सुकार्नो को जेल में डाल दिया गया और उनके द्वारा स्थापित पार्टी भंग कर दी गई। डच रिप्रेशन एंड जापानीज एग्रेशन। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी के चलते बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरों में कटौती हुई और विरोध प्रदर्शन भी बढ़ गए। ऐसे में सरकार ने राष्ट्रवाद को रोकने के लिए दमन और प्रेस सेंसरशिप का सहारा लिया। सुकर्णो और अन्य राष्ट्रवादी नेता 1942 तक जेल में ही बंद रहे। मार्च 1942 में ईस्ट इंडीज में डचों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोगों ने जापानियों का विरोध किया और गुप्त रूप से प्रतिरोध आंदोलन चलाया। वहीं सुकर्णो और हत्ता के नेतृत्व वाले कुछ लोगों का मानना था कि आजादी पाने का सबसे अच्छा तरीका जापानियों का समर्थन करना ही होगा। युद्ध के अंतिम चरण में जापानियों ने इंडोनेशियाई नेताओं के साथ आजादी की शर्तों पर बातचीत करने का फैसला किया। कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जापानी सेना के हटने के बाद पोट्समैडम सम्मेलन के फैसलों के मुताबिक सितंबर 1945 में ब्रिटिश सेनाएं ईस्ट इंडीज में उतरी। उन्होंने लगभग 2 लाख युद्धबंदियों को रिहा किया, जिनमें ज्यादातर डच लोग थे। डचों ने जावा और सुमात्रा को छोड़कर, जहां सुकर्णो का शासन था, लगभग सभी ईस्ट इंडीज द्वीपों पर फिर से कब्जा कर लिया था। डचों ने सुकर्णो के शासन को मानने से इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति के पद से हटने से इनकार कर दिया। इसीलिए ब्रिटिश कब्जा करने वाली सेना ने बातचीत का इंतजाम किया, जिसके नतीजे में डच इंडोनेशियाई समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप डचों ने जावा और सुमात्रा को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी, जिससे बाकी द्वीपों का विलय हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया नाम का एक संघ बना। इसके बाद डचों ने 2 बार इंडोनेशिया में शांति भंग करने की कोशिश की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में दुनिया भर की राय के दबाव के कारण 1949 के आखिर में इंडोनेशिया के पक्ष में एक समझौता हो गया। हैग में हुई एक गोलमेज सम्मेलन में स्वतंत्र इंडोनेशिया राज्य के लिए एक संविधान अपनाया गया। दिसंबर 1949 में इंडोनेशिया एक स्वतंत्र राज्य बन गया। धन्यवाद।